हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 25th अगस्त 2022। सो वी विल स्टार्ट विद द न्यूज़ टुडे। हम जो है फ्रंट पेज से स्टार्ट नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम एडिटोरियल एक्सप्लेनर बिकॉज दे आर कंटेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड देन वी विल कम टू द फ्रंट पेज। ओके, फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम our exam point of view basically, that is this news, that is Supreme Court bench to revisit 2013 verdict on poll promises. Okay, so this is important news. Okay, तो यहाँ पे देखिए जो बात चल रही है, मैं एक न्यूज़ को डिस्कस कर लेता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीबीज, ठीक है ना। फ्रीबीज का मतलब होता है कि इलेक्शन के समय जो पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस करते हैं, लाइक फ्री टेलीविज़न, फ्री मिक्सीज, फ्री रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। और एक होता है वेलफेयर स्कीम्स, कि कोई वेलफेयर स्कीम अनाउंस की जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि फ्रीबीज हो चाहे वेलफेयर स्कीम हो, स्टेट एक्सचेकर के ऊपर इसका खर्चा आता है, ठीक। तो यहाँ पे बात ये चल रही है कि देयर शुड बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर स्कीम, ठीक है ना। बिकॉज वेलफेयर स्कीम जो होते हैं वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। For example, there is one scheme today we are going to discuss about it also, that is National Food Security Act 2013, ठीक। अब ये एक वेलफेयर स्कीम है बिकॉज इट एम्स फॉर प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द नीडी पीपल इन द कंट्री, फाइन। तो ये एक डेवलपमेंटल स्कीम हो गया। एक और स्कीम लीजिए, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब ये स्कीम जो है इट एम्स टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ रूरल हाउस होल्ड फॉर 100 days। ओके, सो इफ़ यू विल जस्ट सी दिस स्कीम्स, तो इससे क्या होता है कि लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट होता है और ये डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज इफ़ यू विल जस्ट सी अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 विच एम्स फॉर फूड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे ये होता है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। सो इट टेक्स केयर ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ, which is also one of the sustainable development goal. Then coming to मनरेगा, तो ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। तो ये क्या करता है कि डिस्ट्रेस के समय, फॉर एग्जांपल कि सूखा हो गया, फेमाइन आ गया या कम बारिश हुई और एग्रीकल्चरल लेबरर्स का डिमांड घट गया एकाएक, तो मैनी रूरल हाउस होल्ड्स दे आर आउट ऑफ वर्क। सो दिस स्कीम दे प्रोवाइड सिक्योरिटी नेट टू द पीपल ड्यूरिंग सच हार्ड टाइम्स। सो इससे क्या होता है कि जो अर्निंग्स है लोगों की वो बरकरार रहती है, फाइन। अब इसको कंपेयर कीजिए किसी फ्रीबीज से, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग फ्री टेलीविजन, फ्री मिक्सचर, फ्री रेफ्रिजरेटर, गॉट इट। सो यहाँ पे ये डिबेट चल रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एक जजमेंट था, दैट इज़ एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जजमेंट। तो ये जजमेंट था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि डीएमके एक पार्टी है तमिलनाडु की, सो इट हैड प्रॉमिस टू डिस्ट्रीब्यूट कलर टेलीविजन सेट टू पुअर हाउस होल्ड इन तमिलनाडु। ओके, तो ये एक पार्टी ने किया था प्रॉमिस, किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट ने नहीं किया था। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस वक्त 2013 में कि सिंस इट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट एन इंडिविजुअल कैंडिडेट, सो इट इज़ नॉट अ करप्ट प्रैक्टिस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या किया था, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दिया बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड इंडिविजुअल कैंडिडेट, कि अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट प्रॉमिस करता है प्रोवाइडिंग फ्री टेलीविजन एक्सेट्रा, तो उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कुछ कमिट करती है तो उसे करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 जज बेंच बैठाया है टू रिकंसिडर दिस 2013 जजमेंट। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट न्यूज़। सो सी, इफ़ यू विल जस्ट सी, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दैट इज सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक्चुअली कहता क्या है, सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज दैट ब्राइबरी किसे कहेंगे, ओके। सो इट इज़ एनी करप्ट प्रैक्टिस लाइक गिविंग गिफ्ट, ऑफर और प्रॉमिस ऑफ ग्रेटिफिकेशन इज मेड टू वोटर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
बाय अ कैंडिडेट, देखिए यहाँ पे टर्म कौन सा यूज हुआ है, बाय अ कैंडिडेट और हिज एजेंट और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन देयर कंसेंट। यहाँ पे कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं आया। तो इस बेस पे 2013 में जस्टिस पी सदाशिवम एंड रंजन गोगोई दे बोथ सेड दैट अगर कोई पार्टी प्रॉमिस करती है फ्रीबीज देन दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ करप्ट प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द फ्रीबीज अगेन। सो हियर अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा डिबेट चल रहा है हियर कि भाई एक कमिटी बैठाने की ज़रूरत है विच कैन टॉक अबाउट फ्रीबीज। सब लोग अपना अपना यहाँ पे ओपिनियन दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ टोल्ड ओवर हियर कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास कर दिया कि कल से फ्रीबीज कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देगी, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ या सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इस जजमेंट को लेके बैठ जाएंगे और वो फिर फ्रीबीज अनाउंस नहीं करेंगे या कोई वेलफेयर स्कीम भी अनाउंस नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा ये होता है कि एक ऑल पार्टी सेंटर एक ऑल पार्टी मीट कन्वीन करे और एक लिमिट डिसाइड करे कि ये फ्रीबीज देना कब बंद होगा। ओके, रेदर देन कोर्ट फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन। उसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, नाउ ही इज पॉइंटिंग कि कोर्ट शुड टेक अ लीड and set up an expert committee. So Kapil Sibal, who is the amicus curiae to the Supreme Court, he has said that Center should take the help of Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 and Center can ask the state to adhere to the principles enshrined in this Act of 2003, where Center has the responsibility to ensure कि जो फिजिकल मैनेजमेंट है उसमें इंटर जनरेशनल इक्विटी होना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना चाहिए कि इसका मतलब कि स्टेट का जो डेप्ट है कर्जा वो अनसस्टेनेबल नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बिकम अनसस्टेनेबल। दैट इज द हाईलाइट ऑफ दिस जजमेंट। Next is two important things. So Bilkis Banu case about the remission of 11 convicts. So again the Supreme Court is going to hear the petition today. The plea is challenging the remission of 11 convicts. Okay, तो यहाँ पे special 3 judge bench है which will be led by Chief Justice of India N.V. Ramanna, who will be hearing this remission, this petition which is challenging the remission which has been provided by स्टेट ऑफ गुजरात। कितने कन्विक्ट्स को? 11 लाइफ कन्विक्ट्स। लाइफ कन्विक्ट्स मतलब जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था। ठीक है, सो दिस इज द केस अबाउट वेयर 14 पीपल वेर किल्ड एंड अ प्रेग्नेंट वुमेन वाज असॉल्टेड। फाइन, तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके फाइन पॉइंट्स को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फाइन, तो गुजरात गवर्नमेंट जो है वो रेमिशन पॉलिसी, 2 रेमिशन पॉलिसी यहाँ पे क्वेश्चन में है, एक 1992 का, एक 2014 का। तो यहाँ पे जो रेमिशन दिया गया है वो 1992 के पॉलिसी पे दिया गया है, 2014 के रेमिशन पॉलिसी के बेसिस पे नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसके लिए है क्योंकि ये जो 11 कन्विक्ट्स थे इनको 2008 में कन्विक्ट किया गया था। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जब ये केस चला था तो उस वक्त 2014 की पॉलिसी नहीं आई थी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल सी कि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गुजरात गवर्नमेंट को कि दे कैन कंसिडर द एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ द कन्विक्ट्स दैट इज राधेश्याम भगवान दास शाह। सो यहाँ पे अगर हम फिर से देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट पे रिलाई किया था दैट स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जगदीश। ये जजमेंट का नाम इम्पॉर्टेंट है रिलेटेड टू दैट केस। इस जजमेंट में था कि दैट पॉलिसी जो एप्लीकेबल होगी एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन, ठीक है ना, इट मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग एन एप्लीकेशन ऑफ प्री मैच्योर रिलीज। अगर प्री मैच्योर रिलीज देना है तो कन्विक्शन के टाइम जो रेमिशन पॉलिसी था उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मई 13 जजमेंट में जस्टिस रस्तोगी ही हैड कंक्लूडेड कि गुजरात वाज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 432 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू डिसाइड द रेमिशन ऑफ द कन्विक्ट्स इन द केस। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा यहाँ पे क्यों बोला गया है? देखिए, क्राइम हुआ था गुजरात में बट इसका जो ट्रायल चला था वो महाराष्ट्र में चला था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट से जब पूछा गया कि विच इज़ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू ग्रांट रेमिशन, सो द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड बिकॉज द क्राइम हैड हैपेंड इन गुजरात, सो इट वाज द गुजरात गवर्नमेंट विच वाज गोइंग टू कंसिडर द रेमिशन। अब गुजरात गवर्नमेंट के पास 2 पॉलिसी है, 1992 और 2014 का, बट सिंस द कन्विक्शन हैपेंड इन 2008,
So Gujarat government followed the remission policy of 1992 based on the state of Haryana versus Jagdish. The next is Modi may attend state funeral of Shinzo Abe, who was assassinated. So over here, if you will just see that Abe family, they have held a private Buddhist funeral ceremony on July 12 at Zozoji Temple in Tokyo. तो यहाँ पे जो शिंजो अबे हैं, उनके बारे में कुछ जानना हमारे लिए ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल जो आज हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, क्वाड, दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. ओके, सबसे पहले क्वाड का जो आइडिया था, इट वाज प्रोपोनेंटेड बाय शिंजो अबे इटसेल्फ इन 2007. ठीक है, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का आइडिया प्रपोज किया. उनका एक पॉलिसी था दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रॉडर एशिया. ब्रॉडर एशिया इनका एक पॉलिसी था. इस पॉलिसी के अंदर देयर वाज द एलिमेंट ऑफ काउंटरिंग चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन. सो ही कॉल्ड फॉर मेकिंग इंडो पैसिफिक अ ब्रॉडर रीजन वेयर कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट फोरा कैन बी ब्रॉट टुगेदर. सो ही प्रपोज्ड क्वाड. और इसके जो मेंबरशिप थे, अगर आप देखेंगे तो 4 हैं, जिसमें से 3 कंट्रीज तो इंडो पैसिफिक से रिलेटेड हैं, दैट इज़ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एंड द वन इज़ यूनाइटेड स्टेट्स. The next is unified ID cards for Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana beneficiaries. So we know that there is one program, health insurance scheme, that is Ayushman Bharat. ठीक है, that is Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, इट इज़ वर्किंग टू क्रिएट अ बेनिफिशियरी कार्ड्स. अब हम आयुष्मान भारत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सो इफ यू विल जस्ट सी आयुष्मान भारत, इट इज़ अ health insurance scheme where ₹5 lakh health insurance for per family will be provided in a year. Fine. अगर हम आयुष्मान भारत को लें, if we talk about आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत के 2 कंपोनेंट हैं. एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. द नेक्स्ट इज जन आरोग्य योजना. तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इट इज़ लाइक क्रिएटिंग 1,50,000 लाइक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जस्ट लाइक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर. और जन आरोग्य योजना जो है, इट इज़ दिस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड इन 2018 फ्रॉम रांची. सो इट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ₹5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एवरी फैमिली. और जो बेनिफिशरीज जो इस स्कीम के हैं, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011, जिसको हम SECC 2011 भी कहते हैं. नाउ एक वन लाइनर हमारे लिए है, मोदी ओपन्स कैंसर हॉस्पिटल इन मोहाली. सो इस कैंसर हॉस्पिटल का बस नाम देख लीजिए, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन मोहाली. The next, SC bench to hear Pegasus case today. So if you will just see over here, एक special bench है led by Chief Justice of India N.B. Ramanna. They are going to hear the Pegasus snooping case, okay, in which a technical panel was formed to inquire into reports that the government used Israeli military grade malware to spy on journalists, parliamentarians, prominent citizens and court staff. ठीक है, so यहाँ पे जस्टिस रमन्ना होंगे, उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस हिमा कोहली. तो पेगासस जो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ अ मिलिट्री ग्रेड मालवेयर. ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन 0 क्लिक. ठीक है, 0 क्लिक का मतलब कि आपको एक व्हाट्सएप पे मिस कॉल जाएगा, उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिस कॉल जाएगा, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और फिर ये सॉफ्टवेयर स्नूपिंग स्टार्ट कर देगा, आपके मोबाइल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा. एंड इवन द डिलीटेड मैसेजेस कैन ऑल्सो बी retrieved by this Pegasus. This Pegasus, it has been built by developed by an Israeli company that is called as NSO. Okay. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल कमिटी बताई थी टू इन्वेस्टिगेट द स्नूपिंग चार्जेस इन इंडिया, दैट वाज हेडेड बाय जस्टिस R.V. रविंद्रन. Okay, and which has submitted its final report. So this is also very important information. चलो, the next is regional language is important in early learning according to UGC chairman. तो पहला तो यहाँ पे ये है कि UGC chairman कौन है, वो जान लीजिए.
सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन हैं एम जगदेश कुमार. ओवर हियर ही इज सेइंग दैट रीजनल लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट इन अर्ली लर्निंग. ठीक है ना, जैसे कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखेंगे. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, if we will see this policy, national education policy 2020, so it focuses on instruction in mother tongue up to class 5, that is early learning. यहाँ पे इंग्लिश को इग्नोर नहीं किया जा रहा है बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल कॉम्पिटेंसी, फाइन, बट दैट इज एम्फसिस ऑन लोकल लैंग्वेज इन अर्ली लर्निंग, ताकि बच्चे को उस स्टेज में जो है जल्दी से सब कुछ समझ में आ जाए. फाइन, इफ़ आई टॉक समथिंग इन रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि मैं अभी हिंदी में ही आपसे बात करूं इस इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा. एंड इफ़ आई कीप ऑन टॉकिंग इन इंग्लिश देन इट मे टेक सम टाइम. Okay, so that is the thing. So over here if we will just see that there is one high powered committee on Indian language development which has been established by Ministry of Education. So it is going to identify experts as well as 10 to 12 disciplines जिसके related जो books हैं वो translate किए जा सकें. Fine. So this body is aiming to prepare 1500 books in regional languages in next 1 year across different discipline. ठीक, फाइन. सो अब देखिए यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. सो इफ यू विल जस्ट सी दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 ने लिखा है यहाँ पे, बट वो 2020 है एक्चुअली. सो इट लेज एम्फसिस ऑन प्रमोटिंग द मदर टंग विच शुड बी अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट लीस्ट टिल क्लास 5 और 8 एंड आफ्टर विच इट शुड बी ऑफर्ड एज अ लैंग्वेज. The next is National Food Security Act. So friends, National Food Security Act जो है इसका कवरेज जो है अराउंड 75% है रूरल एरिया में. ठीक है, 62% है अर्बन एरिया में, ओवरऑल 67% है. सो दिस वाज द लॉ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट which was passed in 2013 for rural and urban poor for subsidized food grains. और ये जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स है इट विल बी गिवन अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अब यहाँ पे जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका जो कवरेज है वो स्टिल इट इज़ डिसाइडेड बाय 2011 सेंसस. अब जो पेटिशन है वो ये कहता है कि 2011 के कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. 2021 का सेंसस कब होगा वो नोटिफाई अभी तक नहीं हुआ है. सो देयर इज़ अ नीड टू एक्सपांड द कवरेज ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सो दैट्स व्हाट द कोर्ट इज सेइंग ओवर हियर, दैट देयर इज डेफिनेटली अ नीड for expanding the scope to cover more beneficiaries under this scheme. अब the right to food जो है it is a fundamental right available under article 21 of the constitution. That is also very important, please note it down. अब हम आते हैं ई श्रम पोर्टल पे. ये भी इम्पॉर्टेंट है. लास्ट ईयर इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. जब कोविड-19 हुआ था तो देयर वाज अ माइग्रेशन क्राइसिस. तो गवर्नमेंट के पास कितने माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनका कोई डेटा ही नहीं था. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि दैट गवर्नमेंट दैट इज यूनियन लेबर मिनिस्ट्री शुड डेवलप अ पोर्टल अ डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. सो द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री डेवलप द नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड ई श्रम पोर्टल. इसका एम क्या है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ लेबरर्स स्प्रेड ओवर 400 ऑक्यूपेशंस विच इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शंस, एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स. अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में the Supreme Court is saying that states should expedite the registration of unorganized workers. Okay, so if you will just see many states they have less than 50% registration और तमिलनाडु में ये registration सबसे lowest है, that is at about 34.84%. The next is wind project addition to peak by 2024. So friends, यहाँ पे wind projects, इंडिया में wind projects के बारे में आया है. ठीक है, सो इफ यू विल जस्ट सी दैट दिस प्रोजेक्ट इज सेइंग कि 2024 तक विंड एनर्जी जो है इंडिया में वो सैचुरेट कर जाएगा और उसके बाद डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा. ओके, तो ये रिपोर्ट जो रिलीज हुआ है दैट इज अ रिपोर्ट रिलीज बाय ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल एंड MEC+. सो इंडिया जो है इट हैज़ कमिटेड टू सोर्सिंग हाफ ऑफ 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030. ठीक है ना. तो फॉर दैट इंडिया रिक्वायर्स 500 gigawatt of renewable energy by 2030, जिसमें से अभी तक
141 गीगावाट इंडिया ने अचीव किया है। उसमें से अगर विंड का जो हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन तो इट इज़ 60 गीगावाट, ठीक है, बाय 2022। बट अभी तक ओनली 40 गीगावाट ऑफ विंड पावर कैपेसिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। फाइन। So if you will just see the reason for this slowdown, so if you will see that 1.4 gigawatt of wind projects were installed in 2021 and many were delayed because of COVID-19. Okay, so what will be the scenario after 2024? So after 2024 fresh projects are likely to be wind solar hybrid projects, मतलब where simultaneously both systems will be installed. अभी अगर हम इंडिया में देखेंगे तो 2 states are the leading power of wind projects. These are Gujarat and Tamil Nadu. The next is again one liner. Recently Thailand court has suspended PM Prayut from okay, so after reaching the term limit. So this PM, that is Chan O Cha, Prayut Chan O Cha, so he came in power after 2014 coup and 8-year limit has been reached. So Thailand's constitutional court has suspended his tenure as a prime minister until further notice. So this is just a one liner. Okay, just remember the name of the person as the Prime Minister of Thailand. The next is yesterday it was Independence Day for Ukraine. They became an independent republic in 1991 after the disintegration of USSR. तो यहाँ पे देखिए दो न्यूज़ है, एक तो यूएस ने डोनेट किया है $3 billion इन एड टू यूक्रेन, ठीक है, सो दैट इट कैन डिफेंड इटसेल्फ ओवर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इट हैज दे हैव अनाउंस्ड $3 billion मिलिट्री एड है, मिलिट्री एड। सो दिस इज द बिगेस्ट यूएस पैकेज सो फार फॉर यूक्रेन, ठीक है। और ये जो नया फंड है इट विल बी यूज्ड फॉर एयर डिफेंस सिस्टम्स, आर्टिलरी एंड एम्यूनेशन फॉर दिस सिस्टम्स टू काउंटर रशियन ड्रोन्स। तो अगर हम देखेंगे कि यूक्रेन का इंडिपेंडेंस तो इट इज़ 24 अगस्त 1991 व्हेन इट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन को हम क्या कहते हैं? यूएसएसआर। क्लैट में इसका फुल फॉर्म भी पूछा था, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो इट वाज यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इट कंसिस्टेड ऑफ 15 रिपब्लिक्स। तो सो व्हेन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन 1991 15 न्यू रिपब्लिक्स वेर बॉर्न। अब हम आते हैं अगेन स्पोर्ट्स, ऑल वन लाइनर। सो वी विल जस्ट सी दैट टीएमएफ एमआरएफ टायर्स की दो चैम्पियंस है फॉर्मूला 1 रेसर्स, दैट इज एफ्रिन लरेना एंड सारा फर्नांडिस। So they have won the 2022 FIA European Rally Championship. The next is Anupama Ramachandran and Kirthana Pandian. They have won the silver and bronze respectively in under 21 women's event of IBSF World Junior Snooker in Bucharest. Again this is the one liner from sports. एशिया कप जो यूनाइटेड अरब अमीरात में स्टार्ट होगा अगस्त 27 से। सो ये लक्ष्मण VVS Lakshman, he has been appointed as an interim head coach for the Asia Cup. Okay, because Rahul Dravid, who is the head coach, he could not board the flight to the Emirates because of COVID-19. So this is also important. Now let's come to editorial. So over here in the editorial we are going to discuss about G20, ठीक है ना। तो G20 it was established in 1999, ठीक है, but it gained prominence after 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इंडिया में तो जो G20 समिट है इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन 2023, ठीक है। तो 2023 में इट विल बी इन इंडिया। 2022 में हु इज़ चेयरिंग इट? सो इट इज़ इंडोनेशिया, ठीक है ना, इंडोनेशिया। फाइन। सो इंडोनेशिया फॉलोड बाय इंडिया एंड देन ब्राज़ील। फाइन। तो दे आर टुगेदर कॉल्ड एज G20 ट्रॉयका। ये टर्म आता है कभी कभी कि G20 ट्रॉयका क्या होता है। तो G20 ट्रॉयका का मतलब प्रेजेंट प्रेसिडेंट दैट इज इंडोनेशिया, फ्यूचर प्रेसिडेंट इंडिया, ठीक है, सॉरी पास्ट प्रेसिडेंट इंडोनेशिया, प्रेजेंट इंडिया एंड फ्यूचर ब्राज़ील, ऐसे को हम कहते हैं G20 ट्रॉयका, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज G20 ट्रॉयका। तो अब इंडोनेशिया में G20 की समिट होगी, बाली में होगा, उसके बाद अगले साल इंडिया में होगा, फिर उसके बाद ब्राज़ील में होगा, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा। उसके बाद जो G20 होता है, G20 के 2 ट्रैक्स होते हैं, 2 ट्रैक्स, दैट इज़ वन इज़ फाइनेंस ट्रैक,
In the finance track, finance minister and central bank governor, that is RBI governor, they represent the country. The next is शेरपा ट्रैक. तो हर कंट्री एक शेरपा अपॉइंट करती है फॉर G20. तो जो इस साल जो शेरपा होने वाले हैं इंडिया के साइड से वो हैं अमिताभ कांत, हु इज़ द फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग. तो अब जो CEO हैं नीति आयोग के वो हैं परमेश्वरन अय्यर. ओके, सो over here we can see G20 के challenging times चल रहे हैं, because if we will just see that multilateralism which was the mainstay of global politics and global finance after World War II, it is falling apart once again because of Russia-Ukraine crisis, China-Taiwan issue, etc. So there may be a possibility that many leaders who are going to attend the G20 summit this time, many leaders will be sitting in a different room, which is not good for multilateralism. Why? Because 2008 का financial crisis हमें ये सिखाया कि if we want to overcome the global slowdown, so cooperation from developed as well as developing countries both are necessary. So let's come for some facts which are important. So see, India has hosted non-aligned movement NAM summit in 1983 and third India Africa Forum summit in 2014, very large event. The next is G20 का importance क्या है. So the G20 का जो membership है, it nearly consists of 90% of the world's GDP, 80% of global trade and 67% of population of the world. Second is, it is an advisory body, okay, which can only make recommendations to its members. It is not a treaty based organization. The second is कि G20 में various powerful bodies, important bodies are also represented. So they are United Nations, World Bank, IMF, World Trade Organization, World Health Organizations, even European Union, etc. Fine. Past में G20 ने कहाँ कहाँ पे important role play किया है? So that is financial crisis 2008-9, Eurozone crisis of 2010. It was in 2008 when G20 was elevated from the finance ministers to the heads of government state in 2008. Fine. So if you will just see that this was also the time of G8. ठीक है ना. यहाँ पे देखिए important information लिखा है कि G8 continued up to 2014. After that Russia was suspended from the membership. Okay. Now if you will just see the choices for India. So if you will just see that first, अगर India president बनता है तो India can highlight its achievement in controlling COVID-19 effectively at home. Then India can also highlight its digital revolution, its revolution in meeting the targets of renewable energy, and it can also push for self-reliance in manufacturing and global value chain. Okay, so this can be highlighted. The second is, over here India has got the chance to highlight the aspirations of developing countries. If you will just see, the line said 4 developing countries we are going to become the president of G20. तो इस साल इंडोनेशिया है, अगले साल इंडिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है टिल नवंबर 2025. So this is the best time where the interest of developing worlds can be forwarded. The next is that India has also got a chance to work with Brazil and South Africa in G20 Troika and to strengthen the IPSA. Okay, because we will just see कि BRICS में थोड़े से constraints हैं because Russia and China are also there. Okay, उसके बाद there is a time when India should also become the chief of the global diplomacy, जहाँ पे इंडिया अपने कुछ broader views countries को बता सकता है, because over here the 5 permanent members of United Nations Security Council, ठीक है ना, G7 members of BRICS and other countries like Argentina and Mexico, they all will be present. Okay, then the next thing which India can do is that it should aim to end Africa's marginalization by elevating the African Union from permanent observer to full-fledged member of G20. The next is patent wait for patents. तो पेटेंट एक्ट है, इंडिया का जो पेटेंट है इट इज़ कवर्ड अंडर पेटेंट्स एक्ट 1970. ठीक है, और ये 20 साल तक पेटेंट देता है.
पेटेंट प्रोटेक्शन 20 साल तक देता है, और वो भी सिर्फ इंडिया में, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने कुछ इन्वेंशन किया विच इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड इफ़ यू वांट टू गेट इट प्रोटेक्टेड इन इंडिया यू नीड टू रजिस्टर विद पेटेंट्स एक्ट 1970। तो अगर आप यूएस में अपने पेटेंट को बचाना चाहते हो या किसी और कंट्री में, तो उस कंट्री के पेटेंट एक्ट के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। बट ओवर हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम फेस्ड इन इंडिया। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट 40% जो हैं, जो इंडियन ओरिजिन एप्लीकेंट्स हैं, वो फाइल करते हैं पेटेंट इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्री में, बिकॉज इन इंडिया देयर इज़ अ डिले। फाइन। अगर हम देखेंगे कि सिर्फ 17% ऑफ द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फाइल्ड इन इंडिया वॉज ग्रांटेड, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद इफ़ यू विल जस्ट सी दैट इंडिया में किसी भी पेटेंट को ग्रांट करने के लिए 60 मंथ्स लगते हैं, उसी जगह पे अगर यूएस एंड चाइना की हम बात करें तो इसका सिर्फ 1/3 टाइम लगता है। 60 मंथ्स मीन्स 5 years, दैट इज़ टू मच। उसके बाद मैन पावर अगर हम देखेंगे तो चाइना में द मैन पावर इज़ 15 times एंड यूएस में द मैन पावर इज़ 9 times हायर एज कम्पेयर टू इंडिया। द नेक्स्ट इज़ द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022। अब इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक है मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट 1969। तो जब इंडिया लिबरलाइज हुआ 1999 में, तो MRTP एक्ट को एबॉलिश करके एक नया एक्ट आया, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक, फाइन। नाउ दिस कॉम्पिटिशन एक्ट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर रेगुलेटिंग द कॉम्पिटिशन इन फ्री मार्केट। ठीक है ना, मतलब कि nobody should use the dominant presence in market to scuttle the development of those industries which have not quite developed। मान लो किसी की मोनोपोली हो गई मार्केट में, ठीक है ना, अब वो अपने डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ कर रहा है फॉर प्राइस कट और एक्सेट्रा, सो दैट बिकम्स एंटी कॉम्पिटिशन। तो एक नया एक्ट आया है, ओके, सो वी विल जस्ट अमेंडमेंट आया है इस एक्ट में, वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंट चेंजेस। तो कंपटीशन एक्ट 2002 में एक सेक्शन 5 है विच डील्स विद एक्विजिशन, मर्जर और अमालगमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया बिल है, इट एड्स अ न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड एज डील वैल्यू थ्रेशोल्ड। इसका मतलब कि कोई भी एक्विजिशन, मर्जर, अमालगमेशन हो रहा है और उसकी डील की वैल्यू है 2000 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, एंड इफ़ आइदर ऑफ द पार्टी हैज़ सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया, तो ऐसे डील के बारे में कंपटीशन कमीशन के बारे में को बताना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर दैट दिस विल एनेबल द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिव्यू द मैकेनिज्म पर्टिकुलरली इन डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। ओके, so whenever the business entities they are willing to execute a combination they will inform the commission। फाइन। अब कमीशन को ये अप्रूव करना पड़ेगा, पहले 210 डेज था, अब इसको 150 डेज कर दिया गया है। सो द न्यू बिल विल एक्सेलरेट द टाइमलाइन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम 210 डेज टू 150 डेज विथ 30 डेज पीरियड एज अ ग्रेस। उसके बाद गन जंपिंग क्या होता है? गन जंपिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी अप्रूव कॉम्बिनेशन या जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं बताई जाती, दैट इज कॉल्ड एज गन जंपिंग। अगर किसी ने गन जंपिंग किया तो द पेनाल्टी इज 1% ऑफ द एसेट और टर्नओवर। ठीक है, बट द न्यू बिल सेज दैट इट विल बी 1% ऑफ द डील वैल्यू। फाइन, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो शेयर मार्केट्स के वैल्यूज़ होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, जो स्टॉक वैल्यूज़ होते हैं, उनकी वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो दे से दैट जो ओपन मार्केट परचेज होता है, ठीक है ना, दैट शुड बी कंप्लीटेड क्विकली। ओपन मार्केट परचेज मतलब परचेजिंग ऑफ शेयर, स्टॉक वैल्यू एक्सेट्रा विच चेंजेस फ्रीक्वेंटली। सो अगर वो वेट करेंगे अगर कमीशन के क्लियरेंस के लिए, तो ये जो ट्रांजैक्शन है इट बिकम्स अनअफोर्डेबल, क्योंकि फ्यूचर में जाके शेयर की वैल्यू अगर बढ़ गई तो उसको ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे द रिसेंट बिल सेज कि यूरोपियन यूनियन जो है
It also exempts open market purchases and stock market transactions from the requirement to notify them to the commission. The same will be applicable in Indian case. ठीक है, but the one who is acquiring the stock, he will not exercise his ownership rights until the transaction has been approved by commission. Fine. If we will just see, there is hub and spoke कार्टर्स. मतलब हब एंड स्पोक कार्टर्स का मतलब कि कोई जैसे कि there are two different types of business. ठीक, somebody is working in this vertical, somebody is working in this vertical, but sometimes what happens that these verticals, they are, because digitally they may be connected in many ways, so what will happen that they will try to influence the deals or negotiation through different verticals. ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कार्टेलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कंपनीज एक साथ आके प्राइस को डिक्टेट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्टेलाइजेशन. तो व्हेन वर्टिकली रिलेटेड प्लेयर्स एक्ट एज अ हब एंड प्लेस हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्शंस ऑन सप्लायर्स और रिटेलर्स. जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऑनलाइन प्लेयर है, ऑनलाइन सेलर है, ठीक है, फाइन. अब वो ऑनलाइन सेलर है. नाउ दिस ऑनलाइन सेलर इज़ नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग, बट वो कोई ऐसा प्रैक्टिस करेगा कि जिसे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको दिक्कत हो रही है. तो दिस इज़ कॉल्ड एज हब एंड स्पोक कार्टर्स. तो हब एंड स्पोक कार्टर्स जो हैं दे ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्टिकल चेंज. तो इसको कम्बैट करने के लिए there is anti-competitive agreements to catch entities that facilitate cartelization. जो इस टाइप का कार्टेलाइजेशन कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेप ले सकती है. उसके बाद यहाँ पे अमेंडमेंट किया जाएगा सेटलमेंट्स और कमिटमेंट मैकेनिज्म का. जो न्यू अमेंडमेंट है वो एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क हो फॉर सेटलमेंट एंड कमिटमेंट फॉर केसेस विच आर रिलेटेड टू वर्टिकल एग्रीमेंट्स, ठीक है, एंड एब्यूज ऑफ डोमिनेंस. ठीक है ना. उसके बाद अब देखिए एक और इसमें है, दैट इज लेनियंसी प्लस. तो इट अलाउज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू गिव एडिशनल वेवर ऑफ पेनाल्टीज. अगर कोई एप्लीकेंट ऐसा है जो डिस्क्लोज करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि देयर इज सम टाइप ऑफ कार्टेलाइजेशन गोइंग ऑन, ठीक है ना, इन अनरिलेटेड मार्केट, फाइन, तो उसको लीनियंसी प्लस मैकेनिज्म के अंडर एडिशनल वेवर दिया जाएगा पेनाल्टी के रूप में. एडिशनल वेवर मतलब पेनाल्टी कम की जा सकती है जो भी, ठीक है. द नेक्स्ट इज जो डायरेक्टर जनरल्स होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. सो ये जो डीजी होगा इसको पावर होगा टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग रेड्स. द नेक्स्ट इज कि जो कमीशन है इट विल कंसिडर द इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन फाइल्ड विद इन 3 years ऑफ द अकरेंस ऑफ द कॉज ऑफ एनी एक्शन. कि 3 साल के अंदर जितनी भी डिटेल्स फाइल हुई है उसी के बेसिस पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विल कंसिडर द इंफॉर्मेशन. ओके. अगर किसी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन फाइल किया तो देयर इज अ पेनाल्टी ऑफ 5 करोड़. अगर किसी ने कमीशन के डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया तो पेनाल्टी इज ₹10 करोड़. ओके. अच्छा, अपील कहाँ पे लाई होगा इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन के खिलाफ? दैट विल बी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. ओके. सो इट विल हैव टू बी डिपोजिट 25% ऑफ द पेनाल्टी अमाउंट. द नेक्स्ट इज अबाउट टोमेटो फ्लू आउटब्रेक एंड द सेंटर्स एडवाइजरी. ठीक है ना. तो टोमेटो फ्लू आउटब्रेक विच वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट इन केरला. ठीक है ना. अब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इससे रिलेटेड गाइडलाइंस निकाले हैं. इंडिया में अभी तक 100 केसेस ऑफ टोमेटो फ्लू डिटेक्ट हुए हैं इन चिल्ड्रन ऑल बिलो द एज ऑफ 9. ओके. सो देयर इज द थिंग दैट इट इज़ वेरी हाईली कंटेजियस बट इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. फाइन. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वी विल जस्ट लुक आउट फॉर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सो जो टोमेटो फ्लू है इट इज़ कॉज्ड बाई कॉक्सैकी वायरस A16. इट बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ वायरस? दैट इज एंटोरोवायरस फैमिली. इससे रिलेटेड कौन सा डिजीज़ है? HFMD, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़. ओके. सो अगर हम देखेंगे कॉक्सैकी A16, EV A17, कॉक्सैकी A6, कॉक्सैकी B एंड एको वायरसेस कॉजिंग हैंड एंड फुट माउथ डिजीज़. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि मिनिस्ट्री ने अपने उसमें क्लैरिफाई किया है दैट
It is the tomato flu is a clinical variant of HFMD. Okay, and ministry has clarified that virus causing tomato flu is not related to SARS, monkeypox, dengue or chikungunya despite having similar infection. Okay, ministry is saying कि ये hand and foot mouth disease का एक variant है which is quite common in school going children, infants and young children. इसमें जो symptoms हैं is a fever, rashes and pain in joint which begins with mild fever, poor appetite, malaise and sore throat. उसके बाद treatment. So it is advised isolation for 5 to 7 days from the onset of any symptom to prevent the spread of infection. Okay, उसके बाद supportive therapy है of paracetamol for fever and body ache as well as symptomatic treatments like nutrition rich balanced diet to boost immunity, plenty of fluids and hot water sponge to provide relief from irritation and rashes. Okay, so these were the important news from today's newspaper. So that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.